पर रिसेंटली इटली की भी घटना है, जहां पर जिस महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करना था प्रधानमंत्री मोदी को, खालिस्तानी समर्थकों ने उसको भी खंडित कर दिया, उसको भी तोड़ दिया, और उसको लेकर बाकायदा इटली की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि हम इस मामले को लेकर गंभीर हैं और हम चिंतित भी हैं इसको लेकर। देखिए, जहां तक सवाल महात्मा गांधी की विचारधारा का है और इन आतंकवादियों का है, तो दोनों की विचारधाराएं तो बिल्कुल मिलती ही नहीं। इन आतंकवादियों के लिए इससे ज्यादा बुरी क्या चीज हो सकती है कि महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी करें। तो इनकी खिसियाहट तो हम समझ सकते हैं। और इटली की जो नई सरकार है, मेरा ये मानना है कि वो इन आतंकवादियों को बख्शेगी नहीं और इनके खिलाफ कड़े कदम उठाएगी। और आप देखिए, कुछ समय में इटली की सरकार जो कदम उठाएगी वो शायद मेरे ख्याल से अन्य राष्ट्रों के लिए भी रोल मॉडल हो जाएगा, यूके, कनाडा और अन्य राष्ट्र। जी बिल्कुल, और उनको भी देखना होगा क्योंकि वहां पर भी इस तरीके की घटनाएं बीते कुछ दिनों में अलग अलग देशों में देखने को मिली हैं, जो इस G7 का भी हिस्सा है। रविंद्र सचदेव, आपका टेक, क्योंकि इससे पहले मैंने उससे एक पैसे का जिक्र किया जो जब्त की गई संपत्ति से पश्चिमी देश देने की तैयारी यूक्रेन को कर रहे हैं, और एक फाइनेंशियल सपोर्ट और अदरवाइज सपोर्ट ये पश्चिमी देश और पूरा नेटो देता रहा है लगातार यूक्रेन को भी। लेकिन ऐसे में प्रधानमंत्री की उनके साथ मुलाकात, बीते कुछ वक्त में प्रधानमंत्री की टेलीफोनिक कॉल्स, जेलेंस्की के साथ जब वो बात करते हैं, इसके साथ पुतिन के साथ भी उनकी बातचीत होती है, और बार बार इस बात को दोहराना क्योंकि हम युद्ध की नहीं बल्कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है और हम बुद्ध की धरती हैं, ये संदेश बार बार गया है। पूरा का पूरा जो प्लानिट है वो एक है, वो एक परिवार के तौर पर है, वसुधैव कुटुंबकम की बात भारत करता है। जाहिर है कि इस मुलाकात के दौरान मुमकिन है कि इस पर भी चर्चा जेलेंस्की के साथ हुई हो, इस युद्ध को लेकर कि कैसे इसको एक बैलेंसिंग तौर पर देखा जाए, क्योंकि भारत लगातार वही कोशिश भी करता रहा है डिस्पाइट ऑफ पश्चिमी देशों का प्रेशर रहा है। तो थैंक यू वेरी मच। आपने जो आखिरी सेंटेंस कहा, इसमें और भी जहाँ मतलब और भी पर्सपेक्टिव है, यानी कि जो पैसे की आप कर रहे हैं यूक्रेन की, बाय द वे ये जो G7 की समिट है, इसका क्लियर कट फोकस है यूक्रेन सबसे बड़ा एक। तो इसमें हम एक्सपेक्ट ये भी कर सकते हैं कि भारत के ऊपर, मोदी जी के ऊपर प्रेशर आएगा, अमेरिका से भी आएगा, यूरोपीय देशों से भी आएगा कि हम रशिया के ऊपर सैंक्शंस और बढ़ाएं, हमारी कंपनीज जो रशिया के साथ बिजनेस करती है उनको रोका जाए, डिस्करेज करा जाए। तो ये प्रेशर्स आएंगे। अब डेफिनेटली यस, हम तो अपनी चाल चलेंगे हमारे जो इंटरेस्ट में है, बट हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये प्रेशर आएगा, आ रहा होगा विदाउट डाउट। सेकेंडली, जो पैसे की बात है, यस, जैसे आलोक जी कह रहे थे, ये तो वॉर है। आई मीन ये देखिए, इस सेंचुरी की जो वर्ल्ड वॉर है वो केवल जमीन और सोल्जर्स की नहीं है। इस सेंचुरी की वॉर तो आईटी डोमेन में है, आपकी साइबर में है, आपकी इकोनॉमिक वॉर है। आपने उस देश के 600 बिलियन में से आधे पैसे, जो सेंट्रल बैंक के करीब 300 बिलियन जो बाहर रखे हुए थे, वो पूरे के पूरे जब्त कर लिए। तो ये मतलब ये तो एक मल्टीपल लेवल्स की वॉर हो गई ना। अब जो बात है, ये कह रहे हैं कि वो जो पैसा पड़ा है उसको अभी ये बहुत ही एक्चुअली डेंजरस मोमेंट है, वक्त है वर्ल्ड इंटरनेशनल फाइनेंस के लिए और भारत जैसे देशों को भी चौकन्ना रहने के लिए कि अगर आपके पैसे बाहर पड़े हों और खुदा ना खास्ते कोई ऐसा हो जाए, तो क्या कुछ देश आपको स्विफ्ट से तो छोड़िए, आपके पैसे जब्त कर लेंगे रिजर्व बैंक के। तो अभी ये जा रहे हैं उस तरफ, बट व्हाट दे आर डूइंग इज, जो पैसा यूरोप में पड़ा है, करीब 300 बिलियन में से 290 बिलियन तो यूरोप के ब्रसल्स के एक बैंक में पड़ा है, कुछ बैंक्स में, अमेरिका में थोड़ा है। उस पैसे का इंटरेस्ट भी तो आ रहा है ना भाई। अगर 300 बिलियन डॉलर पड़ा है, अगर आप 5% इंटरेस्ट भी मान लो, तो 7-7.5 बिलियन डॉलर हर साल इकट्ठा हो रहा है इंटरेस्ट में। तो अब ये कह रहे हैं कि वो जो हम उसका मूल तो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, बट जो इंटरेस्ट आ रहा है उसको हम एक तरह का गारंटी पैसा रखेंगे। तो अब ये जो देश कह रहे हैं कि हम 50 बिलियन यूक्रेन को पैसा देंगे, उसकी गारंटी ये लोग ले रहे हैं। ये जो इंटरेस्ट का पैसा इकट्ठा हो गया है कि जो भी लेंडिंग करेगा, लेंडर भी तो अपने लिए कोई गारंटी मांगता है ना, तो जो लेंडर होंगी वेस्टर्न गवर्नमेंट्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो गारंटी मांगेंगे हम यूक्रेन को पैसा दे रहे हैं, क्या गारंटी है? तो उसकी गारंटी करी जा रही है। इस 300 बिलियन डॉलर का जो इंटरेस्ट का पैसा इकट्ठा हो गया, करीब 15-20 बिलियन, राइट। तो ये बड़ा इनडायरेक्ट वे से एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम की आई थिंक लेजिटिमेसी को खतरा है आने वाले वक्त में, ये जो किया जा रहा है। ठीक है, जल्दी से आलोक जी एक लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि अलग अलग देशों के साथ मुलाकात बातचीत का सिलसिला अलग, लेकिन जब शाम को G7 समिट में शामिल होंगे प्रधानमंत्री, तो उसमें बहुत सारी बातें हैं जिन पर चर्चा की जानी है, लेकिन उसमें एक इम्पॉर्टेंट है हिंद प्रशांत क्षेत्र और वहां पर चीन की स्ट्रैटेजी।
जो लगातार एक चैलेंजिंग पॉइंट बनी हुई है और जो कि एक कॉमन चैलेंज है इन G7 देशों के लिए भी, वहां से बातचीत से क्या निकलकर आने की संभावना आपको नजर आती है? देखिए, जहां तक सवाल हिंद प्रशांत क्षेत्र का है, भारत की जो नीति है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि हम चाहते हैं कि यहाँ एक रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर हो, और जो भी राष्ट्र है, किसी पे भी जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा रवैया ना होकर एक नियम हो, जिस नियम के अनुसार जो व्यापार है, जो नौ संचालन है वो हो, और जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है जिसकी हम बात करते हैं, नौ संचालन की स्वतंत्रता, वो सभी को मिले। क्योंकि यहाँ पे जो ऐसी नैरो स्ट्रेट्स हैं जिसके माध्यम से वैश्विक जो व्यापार है वो इसके माध्यम से जाता है, और जिस तरीके से चीन ने पिछले कुछ समय से जो एक आक्रामक रुख अपनाया हुआ है, विशेषकर दक्षिण चीन सागर में, जहां उसने आर्टिफिशियल आइलैंड्स और उसके हिसाब से उसने पूरे साउथ चाइना सी को अपना एक अंदरूनी समुद्र घोषित किया है, वो किसी भी अंतरराष्ट्रीय मानक पर खरी बात नहीं है। और जहां तक G7 का प्रश्न है, मेरे ख्याल से अभी सारे G7 के राष्ट्र जो हैं इस बात को मानते हैं कि जो नेविगेशन की फ्रीडम है वो होनी चाहिए और एक रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर होना चाहिए, जिसके अंतर्गत यहाँ पर जो भी घटनाएं होती हैं उसका संचालन। ठीक है। और इसके साथ AI बहुत इंपॉर्टेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उससे आने वाली चुनौतियां वक्त में किस तरीके से, क्योंकि प्रधानमंत्री भी अलग अलग मंचों से AI का जिक्र कर चुके हैं और उसके सही इस्तेमाल का जिक्र कर चुके हैं ताकि उससे चैलेंजेस ना बढ़े।